नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। एक बहुत ही गुणवत्ता युक्त क्लास हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की, जिसमें हम एमसीक्यू आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागत आपका करता हूं अपने बैच की क्लासेस में भी। अगर आप चाहते हैं पूरी तैयारी करना, तो आप हमारे इस बैच के माध्यम से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं केवल सोशल साइंस पढ़ना, तो द सक्सेस प्रेप ऐप पर यह बैच है, जिससे जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। और आप टेस्ट भी दे सकते हैं हमारे साथ। टेस्ट सीरीज भी हमारी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही जल्दी किताब आपके सामने भी प्रस्तुत हो जाएगी। हमारी टीम उस पर अभी बस वेरिफिकेशन का काम कर रही है। बाकी हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको तैयार किया है, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। आज हम भूगोल का तीसरा एपिसोड आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसा कि 2 एपिसोड हमने पहले किया है, आज उसके आगे के सवालों को करेंगे। उत्तर प्रदेश केवल गैर संचारी रोगों की तीव्र वृद्धि का सामना कर रहा है। और दूसरा है यहाँ पर, जबकि संक्रामक रोगों का लगभग पूर्ण उन्मूलन हो चुका है। 2 खंड में, पहले स्टेटमेंट के 2 खंड हैं। अगला है कि महामारी विज्ञान संक्रमण के कारण राज्य में नवजात मृत्यु दर और जीवन शैली जनित बीमारियों का दोहरा बोझ देखा जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि महामारी विज्ञान संक्रमण के कारण राज्य में नवजात मृत्यु दर और जीवन शैली जनित बीमारियों का दोहरा बोझ का अर्थ है कि संक्रामक बीमारी और एनएसडी दोनों हो, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो दोनों हो। लेकिन राज्य में संक्रामक रोगों का उन्मूलन हो चुका है, ये गलत है। एनएसडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो है ही है, लेकिन इसका उन्मूलन नहीं हुआ है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, ये बदलती जीवन शैली और शहरीकरण के कारण उत्तर प्रदेश में जो जीवन शैली जनित रोग हैं, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और मातृ और नवजात जो शिशु मृत्यु दर है, वो अभी भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी चिंताजनक बनी हुई है। बात समझ में है? तो ये चैलेंजेस हैं, यूपी के, भारत के भी चैलेंजेस है, यूपी के भी ये चैलेंजेस हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 से 5 वर्ष की आयु के वर्ग में बालिकाओं में बालकों की तुलना में संक्रामक रोगों की संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। और दूसरा है कि उत्तर भारत की पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में बालिकाओं के पोषण और चिकित्सा देखभाल को कम प्राथमिकता दी जाती है, ये इसका कारण है। देखिए, जो अभी छोटा बच्चा है, उसमें तो जो लड़कियां होंगी, जैविक तौर पर वो ज़्यादा मजबूत होती हैं, जैविक तौर पर उनमें क्षमताएं ज़्यादा पाई जाती हैं किसी भी रोग से लड़ने के लिए। लेकिन 1 से 5 साल के बीच में देखा जाए तो सामाजिक तौर पर जो बालक और बालिकाओं में भेद किया जाता है, इस कारण से ये जो 1 से 5 साल के आयु वर्ग में बालिकाओं में बालकों की तुलना में संक्रामक रोगों की संवेदनशीलता है, वो बढ़ जाती है, ये ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि 1 से 5 साल के बीच में उनके बीच में विभेद होता है। चाहे पोषण की बात करें, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें, वो जो गार्जियन है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि अब जागरूकता बढ़ रही है, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी अभी आप देखेंगे तो अंतर होता है। और यही बात इसमें सामाजिक संरचना की बात लिखी हुई है, दोनों बातें सही हैं और ये व्याख्या भी है। लैंगिक भेदभाव का सामना, पितृसत्तात्मक ढांचा, ये इसका सबसे प्रमुख कारण है। और चिकित्सा उपचार अक्सर देरी से मिलता है, सामान्य संक्रमण भी गंभीर रूप ले लेता है, तो ये समस्याएं हैं। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स अनुमानों के आधार पर शैशवा अवस्था इन्फेंसी में बालकों में बालिकाओं की तुलना में संक्रामक रोगों का बोझ अधिक होने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? इसमें जो अधिक बोझ होता है उसका कारण क्या होता है शैशवा अवस्था में? तो पुरुषों में संक्रामक रोगों के प्रति उच्च संवेदनशीलता एक स्थापित जैविक वास्तविकता है। और जो नवजात पुरुष शिशु होते हैं, उनमें प्रतीक्षा जो प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जन्म के समय महिला शिशुओं में जो है वो ज्यादा पाई जाती है। पुरुष वाली जो पुरुष की बात अगर हम करें, यानी कि जो बॉय होगा, बॉय में क्या होगा, वो संवेदनशीलता ज्यादा होती है, वो उतने मजबूत नहीं होते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो उतने मजबूत वो नहीं होते हैं। जो लड़कियां हैं वो मजबूत होती हैं, तो संवेदनशील ज्यादा कौन होंगे? पुरुष होंगे। संक्रामक रोगों का बोझ अधिक होने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? इसलिए क्योंकि बालकों में, नवजात बालकों में जन्मजात जैविक जो कमजोरी है वो इसका कारण है। यहाँ पर जो गर्ल्स है, गर्ल्स ये संवेदनशील कम होंगी, ये मजबूत होती हैं।
अक्सर आपने सुना होगा ये कहते हुए कि लड़की थी तो बच गई, लड़का होता तो ना बचता। नया बच्चा जब कोई अभी जन्म लिया है तो ऐसा कहा जाता है। उसका कारण यही होता है कि नए बच्चे में जब बिल्कुल अभी इन्फेंट नया है वो, तो उसमें लड़कियां मजबूत होती हैं। यानी कि संवेदनशील ज्यादा कौन होगा? पुरुष ज्यादा, लड़के ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ये कारण है। ठीक है। और जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती चली जाती है, स्वास्थ्य परिणामों के निर्धारक जैविक दर से बदलकर वो सामाजिक होने लगते हैं। जैविक हट जाएंगी चीजें, वो सामाजिक होने लगे, क्योंकि पोषण सुविधा कैसी मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिल रही हैं, तो लड़कों को ज्यादा देने की कोशिश की जाती है लड़कियों की अपेक्षा। तो लड़कियों को कम मिलती है, तो वो धीरे धीरे फिर कमजोर होने लगती है। छोटे छोटे रोग भी उनको ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन जो लड़के हैं उनको ज्यादा अच्छे से पोषण मिलता है, तो बाद में तो बदल जाता है। लेकिन जो इन्फेंट है, तो अभी जो इन्फेंसी शैशवा अवस्था जिसको बोलते हैं, इन्फेंसी के समय यही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सोनभद्र और मेरठ। अब यहां पर आपको सुमेलित करना है। कैसे इसको सुमेलित करेंगे? देखिए, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप सुमेलित कर सकते हैं कि उच्च ग्रामीण मजदूरी और उच्च खाद्य सुरक्षा यहां पर मिलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश डेवलप्ड है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे निम्न शहरीकरण है 5% से कम, और खाद्य असुरक्षा की समस्या पाई जा रही है। सोनभद्र की आप बात करेंगे तो सोनभद्र भौगोलिक दुर्गमता है, दलित उपजाति विषमता यहाँ पर पाई जाती है। और मेरठ की अगर आप बात करेंगे तो सड़क संपर्क मजबूत है यहाँ, और मजबूत रसद व्यवस्था भी यहाँ पर पाई जाती है। तो 2, 4, 1, 3 इसका सही हो जाएगा ये बी वाला आंसर। ठीक है। जैसे सोनभद्र आप जाएंगे तो आदिवासी बहुल जनसंख्या है, भौगोलिक दुर्गमता है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में बड़ी बाधा ये उत्पन्न कर रहे हैं। मेरठ में आप जाएंगे तो दिल्ली के पास का क्षेत्र है, वहां पर सड़क जो है वो ठीक ठाक आपको मिलेगी, वहां पर सड़कों का जो जाल है वो अच्छा मिलेगा। वहां पर क्योंकि दिल्ली से नजदीक होने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो आपको ठीक ठाक मिलेगा। तो ये सारी चीजें तो ऐसे आप सुमेलित कर लेंगे। कई दृष्टियों से विचार करके आप सवालों को करेंगे। सुमेलित करने वाले प्रश्नों में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके की चीजें दी जाए, मिक्सअप करके कई प्रकार की चीजें दे दी जाती हैं। सोनभद्र में दलित उपजातियों के अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य नीतियां केवल व्यापक जाति समूहों पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि उपजातियों पर। ये तो गलत है। यहाँ पे जो अध्ययन किया गया मैंने डिटेल में बताया, 5:30 बजे जो क्लास होती है उसमें मैंने बहुत सही से बताया, आपने बाद में देखा होगा तब भी आप जानते होंगे। अगर लाइव रहे होंगे 5:30 बजे लाइव मिलिएगा मुझे, हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वहां पर लाइव क्लास कर रहे हैं, पूरा थ्योरी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो उपजातियां हैं उनमें भी समस्याएं होती हैं और उनको भी दूर करना जरूरी है। तो अध्ययन ये कहता है कि केवल बृहद समूह पर ही नहीं, उपजातियों पर भी जोर देना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और सांद्रता वक्र, कंसंट्रेशन कर्व जो है, ये उपजातियों के बीच आय और जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में भारी असमानताओं को दर्शाते हैं। अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जेब से जो बाहर का खर्च है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो कंसंट्रेशन कर्व स्वास्थ्य अर्थशास्त्र में वितरणगत असमानता को मापने का काम करता है। अगर ये पूछा जाए तो जो ये क्या करता है, ये वितरणगत असमानता को मापने का काम करता है, असमानता को मापने का काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम चलते हैं। ग्रामीण भारत में व्यक्तिगत आकांक्षाओं और कड़े सामाजिक मानदंडों के बीच टकराव अक्सर गंभीर मनोसामाजिक और दैहिक लक्षणों का रूप ले लेता है। सामान्य नहीं, गंभीर मनोसामाजिक और दैहिक लक्षणों का रूप ले लेता है। दूसरा आप देखिए, बात तो पहली ये सही है। दूसरा है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, विशेषकर जैसे ओपीडी, उसमें अत्यधिक भीड़ के कारण चिकित्सक इन संस्कृतिबद्ध लक्षणों की प्रभावी जांच नहीं कर पाते, जिनके कारण इलाज निष्प्रभावी हो जाता है। बात ये भी सही है। लेकिन व्यक्तिगत आकांक्षाओं और कड़े सामाजिक मानदंडों के बीच की जो बात यहाँ टकराव की बात की जा रही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है, इन दोनों में सीधा कोई रिलेशन नहीं है। बातें तो दोनों अपने आप में सही हैं। तो इस कारण से ये बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक संघर्ष और शरीर के अंगों में दर्द या कमजोरी के रूप में जो ये प्रकटीकरण इसका होता है, जिसे संस्कृतिबद्ध लक्षण कहा जाता है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों से, है ना। ओपीडी में चिकित्सक के पास प्रत्येक रोगी के लिए केवल कुछ ही मिनट का समय होता है, ये बात तो सही है, कम समय होता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसका कोई सीधा संबंध इससे नहीं है। समय और सामाजिक समझ की कमी के कारण मनोवैज्ञानिक मुद्दे दवाओं के बावजूद पूरी तरीके से ठीक
नहीं हो पाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सीधी व्याख्या आप नहीं करा सकते इसकी। अगला जो सवाल है, खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख घटकों में शरीर द्वारा भोजन के अवशोषण एब्जॉर्प्शन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा कारक जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कृषि उत्पादन और उपज में वृद्धि। अब खाद्य सुरक्षा के 3 मुख्य घटकों में शरीर द्वारा भोजन का अवशोषण, तो क्या उत्पादन से संबंधित है अवशोषण? स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बहती सड़क संपर्क, अगर सड़क संपर्क हो जाएगा तो क्या आपके यहाँ पे शरीर द्वारा भोजन का अवशोषण अच्छा होगा? और खाद्य पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें जो सबसे डायरेक्टली सीधा है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है, ये वास्तविक पोषण लाभों की बात। अवशोषण कैसे होगा? शरीर के द्वारा उपभोग किए भोजन के पोषक तत्व कितने प्रभावी ढंग से निकलते हैं और शरीर में वो व्याप्त होते हैं, कैसे शरीर को मजबूत बनाते हैं, इसकी बात हो रही है। तो इसमें आपको ये वाला ऑप्शन सही करना होगा। असुरक्षित पेयजल और खराब स्वच्छता अगर बार बार होगी, लोग संक्रमण का शिकार होंगे, शरीर की अवशोषण क्षमता उससे बाधित होगी, डायरिया जैसे रोग हो जाएंगे, पोषण तत्व बाहर निकलेंगे, बार बार कमजोरी आएगी, पर्याप्त भोजन के बाद भी व्यक्ति कुपोषित रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये समस्या है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत जैसे जो मिशन है, जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता मिशन चल रहा है, ये सब काम इसमें करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। पश्चिम बंगाल के कोहोर्ट अध्ययन के अनुसार टीबी रोगियों को अल्प आर्थिक निवेश और खाद्य सहायता देने के उपचार की विफलता दर 50% तक कम हो गई है। यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी, तो टीबी के सफल उन्मूलन के लिए पोषण संबंधी सहायता अब एक अनिवार्य पूरक सहायता मानी जाती है। और पश्चिम बंगाल में जो ये अध्ययन कोहोर्ट अध्ययन किया गया, उसमें प्रति माह $10 का एक निवेश किया गया, जिसमें निवेश जो ये था, ये उपचार के परिणामों को काफी बदल देता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि डायरेक्टली आप दवा खा रहे हैं, दवा के अलावा और परहेज करने वाली चीजें हैं, उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, या आप बहुत सारी चीजें हैं जो अगर अपने स्वास्थ्य को आपको अच्छा रखना है तो खान पान में भी सुधारनी होंगी, तो वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दवाएं भी उतनी तेजी से फायदा नहीं करेंगी। तो ये उससे संभव हो पाया। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि रोशन अध्ययन है, ये दिखाता है, सिद्ध करता है कि पोषण संबंधी सहायता से टीबी रोगियों के घरेलू संपर्कों HHCS के बीच नई बीमारियों की घटनाओं में 40% तक की कमी लाई गई है। तो ये पोषण केवल रोगी के लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का होना चाहिए। टीबी रोगियों के परिवारों में कुपोषण का उच्च स्तर उन्हें नए संक्रमणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है ना। तो अगर उच्च स्तर होगा पोषण का, तो मतलब अगर कुपोषण है तो कुपोषण संवेदनशील बनाएगा। मैं थोड़ा सा गलत बोला, कुपोषण होगा तो संवेदनशील बनाएगा, उच्च कुपोषण स्तर होगा। और अगर पोषण स्तर अच्छा हम करेंगे तो संवेदनशीलता कम हो जाएगी और परिवार के सारे लोग सुखी रहेंगे। ठीक है, तो उचित पोषण दवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने का काम करता है। अगर हम ये कहें, उचित पोषण अगर मिले तो दवाओं की प्रभावशीलता उससे बढ़ जाती है और शरीर तेजी से रिकवर करता है। तो बात ये भी सही है, 40% तक इसमें कमी लाई जा सकती है, ये बात कही थी। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला जो सवाल है वो सवाल है कि ग्रामीण समुदायों में स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए पारंपरिक प्रथाओं की सीधी और त्वरित अस्वीकृति सबसे प्रभावी रणनीति मानी जाती है। अगर ग्रामीण समुदाय में आपको कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन करना है, परिवर्तन लाना है, तो पारंपरिक प्रथाओं की सीधी और त्वरित अस्वीकृति सबसे प्रभावी है। अगर आप सीधी अस्वीकृति कर देंगे, त्वरित अस्वीकृति कर देंगे, लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपके विरोध में आ जाएंगे, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, पारंपरिक प्रथाओं को सीधे अंधविश्वास मानकर खारिज करना स्थानीय लोगों के लिए एक गहरा प्रतिशोध और अविश्वास पैदा करने का कार्य होगा। तो इस कारण से सीधे विरोध नहीं करना है, धीरे धीरे विश्वास बहाली का काम करना है। आप उनका सीधा विरोध ना करिए, आप पहले ये सोचिए कि कैसे हम इसमें इन विश्वासों, इन प्रथाओं के साथ अपना इलाज या अपनी दवाएं, अपनी चीजें
इन तक पहुंचा सकते हैं। और अगर ये काम आप कर ले गए तो धीरे 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 आपकी चीजों को वो अडॉप्ट कर लेंगे। बात समझ में आई? जैसे ये पारंपरिक यहाँ पे दिया है, नवजात शिशुओं के अनुष्ठान या मासिक धर्म से जुड़ी रूढ़ियां केवल ज्ञान की कमी के कारण नहीं बल्कि पीढ़ियों से प्रभाव और अस्मिता के कारण बनी रहती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा सही है। आंसर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। जैसे मासिक धर्म के समय स्त्रियों को कहा जाता है कि आप जो है खाना मत बनाइए, किचन में मत जाइए, पूजा मत करिए, और मासिक धर्म के समय मतलब अपवित्र माना जाता है। कई जगहों पर तो उनको बाहर एक कमरा दे दिया जाता था, घर के बाहर कुछ ऐसे गाय भैंस के पास रहने वाले टाइप के कमरे दे दिए जाते थे कि वहीं पे जाके रहिए, आपको हम लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा तो ये ठीक है, ये अंधविश्वास है, ये साइंटिफिकली आप मानेंगे कि ये गलत है, लेकिन अगर सीधा इसका विरोध करेंगे तो लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो सनह सनह धीरे धीरे आपको ये करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, बहुत सारी प्रथाएं हैं, है ना। जैसे बहुत जगह माना जाता है कि नाक कान छेद लेने से बच्चे की मृत्यु नहीं होती है ना। तो नक्षेद कंछेद नाम ऐसे ही शुरू हुए थे। तो इनको चीजों को आपको सीधे तौर पर विरोध करके नहीं बल्कि धीरे धीरे लोगों को समझा के फिर उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो सवाल है ये एक सवाल है आपका सुमेलित करने का, इसको करते हैं और ये अंतिम सवाल है। इसमें है महामारी विज्ञान संक्रमण, दूसरा है ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता, तीसरा है सांद्रता वक्र, चौथा है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो इसको कैसे सुमेलित करेंगे? तो ये महामारी विज्ञान संक्रमण जो है ये संक्रामक और गैर संचारी रोगों का दोहरा बोझ, ये यही बताता है ना, अभी हमने बात की थी। ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ बेहतर स्वास्थ्य परिणाम की ये बात करता है। सांद्रता वक्र की अगर हम बात करें तो ये उपजातियों के बीच आय और स्वास्थ्य व्यय की असमानताओं का ये मापन करता है। और ये है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स की अगर हम बात करें तो जनसंख्या में विकलांगता अवधि और रोग भार का मापन इससे संबंधित है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 ये डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी अवधारणाएं हैं ये सार्वजनिक स्वास्थ्य नियोजन के लिए या फिर आपको डेटा देंगी या फिर दिशा निर्देश देंगी। तो ऐसी चीजों को पढ़ना है। शाम को 5:30 बजे मिलिएगा। 5:30 बजे वाली क्लास में हम पूरा अध्ययन डिटेल में करते हैं। यूट्यूब पे ये क्लास फ्री है। बाकी आप अगर व्यवस्थित तौर पर ये पूरी तैयारी करना चाहते हैं, हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है, अनाउंसमेंट हो गया है। आप लखनऊ में आके हमसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन दे सकते हैं, आप इस पूरे कार्यक्रम को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं जैसा आप चाहें, जो आपके लिए उचित हो। लखनऊ में है या बहुत सारे लोग बाहर से शिफ्ट होकर भी इस क्लास के लिए आ रहे हैं। जैसे आरओ में बहुत सारे लोग बाहर से आए, उन्होंने क्लासेज की, रिजल्ट भी हमारा जो ऑफलाइन बैच का रिजल्ट रहा है वो 50% से ऊपर रहा है, यानी कि जितने लोग थे उसमें आधे लोग सेलेक्ट होना। तो आप इसको समझिए, आपके लिए जो उचित हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, आप दोनों तरीके से हमारे चाहे इस बैच में या फिर केवल सोशल साइंस के बैच में एडमिशन लेके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये ऑनलाइन अवेलेबल है और जल्दी हमारा बुक फॉर्म में आपके सामने, नोट्स फॉर्म में या बुक फॉर्म में ज़्यादा उम्मीद है, ये पूरा सिलेबस आ जाएगा। और जब आप इसको अच्छे से क्लासेस में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 5:30 बजे लाइव क्लास में, यूट्यूब पर यहीं पर होगी, और बाकी द सक्सेस प्रेप ऐप पर आपको टेस्ट और ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।